जीबीयू FYUGP सेमेस्टर 5 वालों के लिए माइनर 1C पॉलिटिकल साइंस जिनका भी है, यानी जिनका भी पॉलिटिकल साइंस माइनर में है दोस्तों, उनके लिए VBI क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आंसर के साथ। यहाँ जितना भी क्वेश्चन लिया गया सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे आखिर वैश्वीकरण क्या है दोस्तों, फिर इसकी प्रकृति और विशेषताएं। तो देखिए आंसर है कि वैश्वीकरण का मतलब पूरी दुनिया का आपस में मिल जाना, ठीक है, और एक हो जाना, यही वैश्वीकरण है। यानी वैश्वीकरण मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे से मिल जाना और एक हो जाना। इसके तहत दुनिया के सभी देश बिना किसी रुकावट के आपस में व्यापार करते हैं दोस्तों। अपनी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी वगैरह, पैसा, संस्कृति और नए विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, यानी एक दूसरे का साथ शेयर करते हैं। तो वही हमारा वैश्वीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था ने देश के बीच की दूरियों को खत्म कर दिया, यानी ये जो वैश्वीकरण का जो व्यवस्था है उसने देश के बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म कर दिया है, जिससे आज दुनिया के किसी भी देश में होने वाली घटना का सीधा असर दूसरे देश पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो वार हुआ था है ना, तो वहां से। तो ये वैश्वीकरण है दोस्तों। चलिए इसकी परिभाषा देखेंगे। तो प्रमुख विद्वानों के अनुसार कुछ परिभाषा दिया गया। पहला है रॉबर्ट कूपर के अनुसार दोस्तों, तो इनका कहना था कि वैश्वीकरण वह स्थिति है जिसमें राष्ट्रीय सीमाएं कम महत्वपूर्ण हो जाती है और पूरा विश्व एक व्यवस्था में काम करता है। तो ये इनका कहना था, इनके द्वारा परिभाषा दिया गया था। अगला है हमारा डेविड हेल्ड के अनुसार दोस्तों, तो इनका कहना था कि वैश्वीकरण दुनिया के देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के विस्तार और गहराई को दर्शाता है। तो ये दो परिभाषाएं दी गई है। चलिए आगे देखते हैं इसकी प्रकृति। तो देखिए लिखा है कि वैश्वीकरण की प्रकृति दोस्तों, जिसमें हमारा हो गया पहला कि यह एक जो है बहुयामी प्रक्रिया, ठीक है। यानी वैश्वीकरण कोई एक तरफा घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे टोटल 3 आयाम है। कौन कौन से आयाम है देखिए। तो पहला है देखिए कि आर्थिक आयाम, ठीक है, जो कि हमारा हो गया मुफ्त व्यापार यानी फ्री बिजनेस यानी फ्री व्यापार दोस्तों, फ्री ट्रेड, ठीक है। फिर दूसरा हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक बाजार, ये हमारा आ जाता है आर्थिक आयाम में। फिर हो गया राजनीतिक आयाम दोस्तों, तो इसमें हमारा आ जाता है कि राज्य की बदलती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बढ़ता प्रभाव। तो ये हो गया सांस्कृतिक में क्या है। तो देखिए वैश्विक संस्कृति का निर्माण, पश्चिमीकरण और विचारों का आदान प्रदान, यानी यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, इस तरीके से सांस्कृतिक का आदान प्रदान, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, दूसरा है कि दोस्तों कि अंतर संबंधता और निर्भरता, ठीक है। इसकी प्राकृतिक ऐसी है दोस्तों कि कोई भी देश अब पूरी तरीका से आत्मनिर्भर नहीं है, यानी खुद पे आत्मनिर्भर पूरी तरीका से कोई भी देश नहीं है। एक देश में होने वाली घटना दूसरा देश पर भी असर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप महामारी ले लीजिए कोरोना वायरस का, फिर आप ले सकते हैं जो ईरान वाला युद्ध हो रहा था वो ले सकते हैं, देखिए असर पड़ा था ना। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा हम लोग का कि समय और स्थान का संकुचन। तो आधुनिक तकनीक और इंटरनेट के समय, इंटरनेट ने समय और दूरी को मिटा दिया। अब दुनिया के किसी भी कोने में सूचना और विचार वगैरह जो है पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं, यानी दुनिया के कोई भी कोना में कुछ भी होता है तो पलक झपकते ही हमें पता चल जाता है। चौथा है दोस्तों कि संप्रभुता की नई परिभाषा। तो पारंपरिक रूप से राज्य को अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च माना गया है या फिर माना जाता था, परंतु वैश्वीकरण की प्रकृति ने राज्य की इस निरपेक्ष संप्रभुता को चुनौती दी और इसे सीमित संप्रभुता में बदल देने का काम किया। तो ये सभी जो है इसके प्रमुख दोस्तों प्रकृति है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो देखिए पहला जो विशेषता वो ये है दोस्तों कि राज्य की बदलती भूमिका। तो वैश्वीकरण के कारण जो है कल्याणकारी राज्य के धारणा कमजोर हुई और उसकी जगह बाजारवादी और न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया, यानी बाजारवादी और न्यूनतम हस्तक्षेपकारी यानी ना के बराबर हस्तक्षेप, ठीक है। देखिए अब राज्य का मुख्य काम क्या रह गया, तो नागरिकों का सामाजिक कल्याण करना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना रह गया है। तो ये काम रह गया है, अब व्यापार वगैरह करने का काम नहीं रह गया है, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे कि गैर राज्य अभिनेताओं का उदय। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब अकेला राज्य जो है यानी सरकार वगैरह ही खिलाड़ी नहीं होता, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे हमारा गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट
और बहुत सारा गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ वगैरह जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीनपी आदि जो है वैश्विक नीतियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारा गैर राज्य अभिनेता है। तीसरा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बढ़ता प्रभाव, जिसमें पहला हो गया हमारा कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं दुनिया के देशों के लिए आर्थिक नीति तय करती है, तो इसका भी प्रभाव बढ़ रहा है। कई बार विकासशील देशों को इन संस्थाओं के दबाव में आकर अपनी घरेलू नीति में भी बदलाव करना पड़ता है। चौथा देखिए कि सीमाओं का धुंधला होना दोस्तों, तो वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर कर दिया है। जैसे पूंजी, तकनीक और इंटरनेट नेटवर्क वगैरह जो है किसी भी देश की सीमा या फिर पुलिस के पहरे से नहीं रुकती है, वो आ ही जाती है। इसे विक्षेत्रीयकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्षेत्रीयकरण दोस्तों। चलिए पांचवा देखेंगे। पांचवा हमारा कि वैश्विक नागरिक समाज का विकास। तो आज पर्यावरण, मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर दुनिया भर के लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं। सोशल मीडिया ने एक ऐसे वैश्विक नागरिक समाज को जन्म दिया है जो स्थानीय सरकारों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की क्षमता रखता है। तो ये सभी देखिए प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए और भी है, देखते हैं। छठा हमारा दोस्तों कि सांस्कृतिक समरूपीकरण बनाम सांस्कृतिक भिन्नता। तो एक तरफ पूरी दुनिया में एक जैसी संस्कृति जैसे कि जींस पहनना, फास्ट फूड खाना, अंग्रेजी वगैरह का बढ़ता उपयोग वगैरह ये सब फैल रही है, जिसे हम लोग मैकडोनाल्डीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मैकडोनाल्डीकरण कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों वो अपनी स्थानीय पहचान को बचाने के लिए बहुत सारा देश जो है वो अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय आंदोलनों का आभार भी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते हैं। निष्कर्ष है हमारा कि वैश्वीकरण आधुनिक दुनिया की एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसने दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़कर एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया है, जहां एक तरफ इसके कारण तकनीक, व्यापार और विकास वगैरह को बढ़ावा मिल रहा है दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ छोटी और कमजोर सरकारों के लिए अपनी मनमर्जी से फैसले लेना बहुत ही कठिन हो जाता है वैश्वीकरण के कारण। तो ये हमारा पूरा डिटेल था वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण के प्रकृति, विशेषता। तो ये आपको पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आपको ये हर हाल में कर लेना है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि विश्व बैंक की स्थापना यानी जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना, इसके उद्देश्य और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर हमारा समझेंगे। तो विश्व बैंक दुनिया की एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है दोस्तों। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य काम है गरीब और विकासशील देशों को उसके विकास कार्यों के लिए यानी उसके डेवलपमेंट के लिए लोन देना, आर्थिक मदद करना और तकनीकी सलाह देना, ये इसका काम होता है, वर्ल्ड बैंक का काम होता है। यह संस्था दुनिया से गरीबी हटाने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये काम करती है दोस्तों। चलिए इसके स्थापना के बारे में देखते हैं। तो देखिए समय और स्थान यानी इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी, कौन सा समय और स्थान। तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसी के दौरान इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ये सब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, एक मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। शुरुआती कारण देखिए आखिर क्यों कारण से हुआ था। तो दूसरे विश्व युद्ध के कारण बर्बाद हो चुके यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यानी शुरुआती कारण यही रहा था। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था दोस्तों उसमें बहुत सारी चीज़ बर्बाद हो गया था, तो जो भी यूरोपीय देश वगैरह की जो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी उसको फिर से खड़ा करने के लिए ये विश्व बैंक को मतलब स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। शुरुआती नाम इसका देखिए तो इसका असली और आधिकारिक नाम जो है दोस्तों वो क्या था? तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको IRBD बोलते हैं और जिसे आमतौर पर अब विश्व बैंक कहते हैं। यानी पहले इनका नाम दूसरा था, अब ये चेंज हो गया। ये स्थापना के बारे में। चल अब इसका मुख्य उद्देश्य देख लेंगे दोस्तों। तो देखिए विश्व बैंक के मुख्य उद्देश्य जिसमें पहला हमारा कि आर्थिक पुनर्निर्माण, तो युद्ध और आपदा से तबाह हो चुके देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत करने का काम करता है, ये उद्देश्य है इसका। दूसरा उद्देश्य हो गया कि गरीबी कम करना,
दुनिया के दुनिया के गरीब और पिछड़े देशों में गरीबी के स्तर को कम करना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, ये भी इसका उद्देश्य है। चलिए तीसरा उद्देश्य है सतत विकास दोस्तों। तो विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी और पर्यावरण संरक्षण जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। चौथा हो गया हमारा विदेशी निवेश को बढ़ावा दोस्तों। तो गरीब देशों में बाहरी पूंजी और निजी निवेश के लिए सुरक्षित माहौल वगैरह तैयार करना। और पांचवा हमारा उद्देश्य है दोस्तों, वो ये है कि संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो दुनिया के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना ताकि सभी देश का आर्थिक विकास बराबर तरीके से हो सके। तो ये सभी जो है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो हमारा वर्ल्ड बैंक है यानी विश्व बैंक है उसका मुख्य काम दोस्तों, आखिर इसका क्या क्या काम है, तो उसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हम बताए थे कि लोन और ऋण देना। ठीक है, तो देखिए यह सदस्य देश यानी जो भी इनके सदस्य हैं उस देश को बहुत ही कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए यानी 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लोन देने का काम करता है। अत्यधिक गरीब देशों को यह बिना किसी ब्याज का भी ऋण देता है, यानी बहुत ज़्यादा गरीब देश है तो उसको बिना ऋण का यानी बिना ब्याज का भी ऋण देता है, लोन देता है ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। तो ये लोन देना इसका पहला काम हो गया। चलिए दूसरा काम ये है बुनियादी ढांचों का विकास दोस्तों। तो विश्व बैंक द्वारा यानी विश्व बैंक देशों को सड़क, बिजली घर, बांध, रेलवे और बंदरगाह जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, फिर तीसरा इसका काम क्या है दोस्तों, वो है तकनीकी और नीतिगत सलाह। यह देशों को केवल पैसा ही नहीं देता बल्कि आर्थिक नीति बनाने, बजट सुधारने और भ्रष्टाचार वगैरह को रोकने के लिए स्पेशल सलाह भी देने का काम करता है। कौन देता है, तो ये हमारा विश्व बैंक देता है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक देता है। चलिए चौथा काम देखेंगे इसका क्या है। तो चौथा काम है मानव विकास पर खर्चा। तो यह विकासशील देशों में यानी स्कूलों की स्थिति सुधारने, स्वास्थ्य सुविधा जैसे कि अस्पताल वगैरह, टीके वगैरह बेहतर करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाले प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाता है, यानी जिसमें डेवलपमेंट हो, स्कूल शिक्षा का स्तर बढ़े, स्वास्थ्य सुविधा का स्तर बढ़े, तो इन सभी चीज़ों में भी ये जो है पैसा लगाता है, पैसा देता है। पांचवा हो गया प्राकृतिक आपदाओं में मदद करता है दोस्तों, कि जब किसी भी देश में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या फिर कोई महामारी आ जाती है तो विश्व बैंक जो है वो इमरजेंसी राहत यानी आपातकालीन राहत और पुनर्निर्माण के लिए तुरंत आर्थिक फंड वगैरह जारी करता है और उसे हेल्प करता है। तो ये सभी काम है विश्व बैंक का। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि विश्व बैंक दुनिया भर में आर्थिक विकास और स्थिर बनाने रखने वाली एक बहुत ही जरूरी संस्था है। विकासशील देशों में गरीबी दूर करने, स्कूल, अस्पताल बनवाने और सड़कों व बिजली जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। यद्यपि इस बात के लिए इसकी आलोचना भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो है अमेरिका और अमीर देशों का बहुत ही अधिक कंट्रोल में रहता है। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी पिछड़े देशों को आर्थिक संकट से उबरने और उसके विकास के लिए विश्व बैंक आज भी एक जरूरी और महत्वपूर्ण सहारा माना जाता है। यानी ये थोड़ा सा जो है इसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि ये अमेरिका और अमीर देशों के कंट्रोल में थोड़ा सा रहता है, बाकी ये जो है आज भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है गरीब देशों के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझते हैं। आंसर हमारा कि विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशों के बीच जो आर्थिक संबंधों का जो तय करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है वही हमारा विश्व व्यापार संगठन है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी वैश्विक संस्था है दोस्तों जो देखती है कि दुनिया के अलग अलग देश आपस में किस तरीका से व्यापार कर रहे हैं। इसका मुख्य काम है कि व्यापार के नियम, व्यापार से जुड़े हुए नियम बनाना, उन्हें सभी देशों पर लागू करवाना और व्यापार को बिना किसी भेदभाव के आसान बनाना, ये सब काम रहता है इसका, यानी व्यापार का काम है। ठीक है, जिसमें नियम बनाने का, देशों पर लागू करने का, व्यापार को बिना किसी भेदभाव का आसान बनाने का, ताकि दुनिया भर में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का काम होता है। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले इसकी स्थापना को देख लेंगे। स्थापना के बारे में तो ये GATT यानी गेट का इतिहास, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी दूसरा जब वर्ल्ड वार हुआ था दोस्तों, उसके बाद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1948 में गेट नामक एक
अस्थाई समझौता किया गया था। ये गेट नाम का एक अस्थाई समझौता किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये होता है यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस नाम का एक समझौता किया गया था। लंबे समय तक इसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह का नियम चलते रहे। माराकेश समझौता दोस्तों, तो समय के साथ व्यापार के नियम बदलने के लिए सदस्य देशों के बीच कई वर्षों की लंबी बातचीत हुई। अंत में जो है यानी लास्ट में अप्रैल 1994 में मोरक्को के माराकेश शहर में एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया, जिसे माराकेश समझौता कहा जाता है दोस्तों। फिर हुआ हमारा WTO का उदय यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उदय। तो इसी माराकेश समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 को आधिकारिक रूप में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इसे पुराने गेट को पूरी तरीका से समाप्त करके उसका स्थान ले लिया, यानी पुराने गेट जो था उसके जगह पर इसका स्थान ले लिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है वो देख लेते हैं। तो देखिए मुख्यालय जो है दोस्तों वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देश इसके सदस्य हैं। लगभग देश जो है वो ये हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं दोस्तों। चलिए अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। तो पहला हो गया कि मुफ्त व्यापार, मुक्त है, ठीक है, मुफ्त नहीं है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, यानी दुनिया के देशों के बीच व्यापार में आने वाली जो भी रुकावट है जैसे कि भारी टैक्स और कड़े कानून वगैरह, इन सभी को कम करना या फिर हटाना, तो ये इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हो गया दोस्तों कि भेदभाव रहित व्यापार सुनिश्चित करना, यानी यह देखना कि कोई भी देश व्यापार के मामले में किसी दूसरे देश के साथ भेदभाव ना करे। सभी देशों को बाजार में व्यापार के समान अवसर मिलना चाहिए, यानी सब देश जो है व्यापार वगैरह आसानी से कर सके, ये इसका उद्देश्य है। तीसरा है कि जीवन स्तर में सुधार करना, तो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देकर दुनिया भर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का काम करता है और आम लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाना है। चलिए चौथा उद्देश्य है दोस्तों कि संसाधनों का सही उपयोग, तो दुनिया के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन का इस तरीका से इस्तेमाल करना जिससे विकास भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, तो ये सभी तरीका हो गया। पांचवा है कि विवादों का शांतिपूर्वक समाधान, कि यदि व्यापार वगैरह के नियम वगैरह को लेकर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कोई भी झगड़ा या फिर मतभेद होता है, विवाद होता है, तो उसे बातचीत के जरिए शांति करना, सुलझाने का काम जो है ये भी जो है विश्व व्यापार संगठन का ही है। तो ये सभी जो है मुख्य उद्देश्य हो गया दोस्तों हमारा विश्व व्यापार संगठन का। चलिए अब इसका काम देख लेते हैं, यानी विश्व व्यापार संगठन के कार्य। तो पहला काम हो गया व्यापारिक समझौतों को लागू करना, यानी इसका सबसे पहला काम है दोस्तों कि सदस्य देशों के बीच हुए व्यापारिक नियम और समझौतों को पूरी दुनिया में लागू करवाना और यह देखना कि सभी देश उन नियमों का पालन ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये इसका पहला काम हो गया, ठीक है, यानी रूल बनाएगा और रूल लागू करेगा और फिर देखेगा कि रूल वगैरह जो है देश पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर दूसरा काम इसका ये हो गया कि व्यापार वार्ता के लिए मंच प्रदान करना, कि जब भी दुनिया के देशों को व्यापार के नए नियम वगैरह बनाने होते हैं या फिर पुराने नीतियों वगैरह में सुधार करना होता है, तो यह संगठन उसे एक मंच देता है, ठीक है, जहां सभी देश एक साथ बैठकर अपनी बात रखते हैं और नए समझौते लेते हैं। तो ये इसका काम हो गया। चलिए अगला काम है तीसरा कि व्यापारिक विवादों को सुलझाना दोस्तों, कि यदि किसी देश को लगता है कि दूसरा देश व्यापार के नियमों को तोड़कर उसके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वह इसकी अदालत में जाता है, यानी वो विश्व व्यापार संगठन की अदालत में जाता है और इस संगठन का विवाद निवारण तंत्र इस पर निष्पक्ष फैसला सुनाने का काम करता है। तो ये भी काम हो गया। अगला काम है कि राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करना। यह संगठन समय समय पर अपने सदस्य देशों की घरेलू व्यापार नीतियों और कानूनों की जांच करता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों यह देखना कि कोई भी देश चुपके से ऐसा कानून तो नहीं बना रहा जिससे बाहरी देशों के व्यापार को नुकसान पहुंचे, तो ये भी देखता है, यानी कोई भी देश जो है खुद अपने पार्लियामेंट में या फिर चुपके से कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दे रहा जिससे बाहरी व्यापार वगैरह को नुकसान पहुंचे। तो ये सब देखने का भी काम करता है कौन? विश्व व्यापार संगठन। पांचवा काम हो गया दोस्तों कि विकासशील देशों को सहायता देना। तो दुनिया के
जो गरीब या फिर विकासशील देश हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जटिल नियमों की समझ कम होती है। यह संगठन ऐसे देशों की अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम करता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, यानी स्किल वगैरह, तकनीकी टेक्नोलॉजी की सहायता, हेल्प वगैरह भी प्रदान करता है ताकि वे वैश्विक व्यापार का अच्छे से लाभ उठा सकें। तो ये सभी जो है प्रमुख काम हो गया हमारा विश्व व्यापार संगठन का। कुछ कमियां भी है, क्या क्या कमियां हैं वो देखिए। सबसे पहला हो गया कि अमीर देशों का दबदबा। आलोचकों का मानना है, यानी बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो ये संगठन है वो अमेरिका और यूरोपीय देश जैसे बड़ी ताकतों का कंट्रोल में रहता है, यानी उन सभी का नियंत्रण है। इसकी नीतियां अक्सर अमीर देशों को ज़्यादा फायदा पहुंचाती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है, आलोचकों का मानना है। दूसरा कमी क्या है दोस्तों वो देखिए। तो दूसरा हो गया कि विकासशील देशों के उद्योगों को नुकसान। मुफ्त व्यापार के कारण अमीर देशों का रास्ता सामान गरीब देशों के बाजारों में भर जाता है, यानी अमीर देशों का जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो गरीब देशों में जाके भर जाता है, जिससे गरीब देशों के छोटे और स्थानीय उद्योग वगैरह बंद हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कमी हो गया। चलिए तीसरा हो गया दोस्तों कि कृषि पर विवाद। यह संगठन अक्सर विकासशील देश जैसे कि भारत, चीन वगैरह द्वारा अपने गरीब किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी वगैरह का विरोध करता है, यानी ये आर्थिक मदद जो सरकार वगैरह देती है उसका विरोध करता है, जिससे गरीबी देश के किसानों को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इसके प्रमुख कमियां भी थी। चलिए हर चीज़ हमने देख लिया, इसके प्रमुख काम देख लिए, परिभाषा देख लिए, इसके बारे में समझ लिए। चलिए निष्कर्ष अब थोड़ा सा लास्ट में देख लेना है। निष्कर्ष क्या है कि विश्व व्यापार संगठन जो है दोस्तों वो दुनिया भर में व्यापार को आसान और व्यवस्थित बनाने वाली बहुत ही जरूरी संस्था है। इसने पूरी दुनिया को एक खुला बाजार बना दिया, ठीक है, यानी फ्री मार्केट, जिससे देशों के बीच व्यापार और तकनीक का विकास हुआ है। हालांकि इस पर अमीर देशों का फायदा कराने का आरोप भी लगते रहता है, बहुत सारे आलोचकों का भी मानना है। फिर भी दुनिया के देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाने और आर्थिक सहयोग बनाए रखने के लिए यह संगठन आज भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा दोस्तों कि वैश्विक महिला आंदोलन क्या है, वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है 22-26 वालों का, जब सेशन था, यानी जब उनका एग्जाम हुआ था तब, इसलिए आपको ये कर लेना है। तो देखिए आंसर हमारा कि वैश्विक महिला आंदोलन दुनिया भर की महिलाओं का एक ऐसा साझा प्रयास था जिसके उद्देश्य जो था दोस्तों वो समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण को खत्म करना। यानी ये जो वैश्विक महिला आंदोलन हुआ था वो सिर्फ एक ही उद्देश्य से हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो जो महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसे खत्म करना। देखिए आसान शब्दों में कहें तो यह आंदोलन महिलाओं को पुरुष के बराबर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिलाने की मांग थी। इस आंदोलन ने पूरी दुनिया की महिलाओं को एक साथ जोड़ा है। यह साबित किया है कि महिलाओं के अधिकार और उसकी सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा, ये साबित किया है ये हमारा वैश्विक महिला आंदोलन दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं कि वैश्विक महिला आंदोलन की लहरें कब कब उठी थी, यानी कब कब ये हुआ था वैश्विक महिला आंदोलन। तो देखिए पहली लहर यानी पहली बार देखा जाए तो 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में इस चरण में महिलाओं ने मुख्य रूप से वोट देने के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के लिए आंदोलन किया था। फिर दूसरा बार कब हुआ था? वो 1960 से 1980 के दशक में। तो इस चरण में केवल कानूनों तक बात नहीं रही, यानी इससे पहले वाला में तो वोट मांगना और संपत्ति का अधिकार बस यहीं तक था, लेकिन दूसरा में क्या था कि कानून वगैरह तक ही ये लिमिट नहीं रहा, बल्कि महिलाओं ने समाज में समानता, शिक्षा, रोजगार के समान अवसर और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। इसी समय एक नारा दिया गया था, क्या दिया गया था कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक है। ठीक है, तो ये नारा दिया गया था। ये दूसरी लहर है, दूसरा प्रयास है। चलिए तीसरा और चौथा देखिए, जो कि 1990 से अब तक माना जाता है। इसमें महिलाओं की अलग अलग पहचान जैसे कि रंग, नस्ल और गरीब देशों की महिलाओं की समस्या और आधुनिक दौर में जो इंटरनेट, सोशल मीडिया के जरिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ वैश्विक लड़ाई वगैरह शामिल है दोस्तों। तो ये 3 तरह की लहरें हैं, 3 तरह का प्रयास है जो वैश्विक महिला आंदोलन में किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं इसके प्रभाव के बारे में।
तो वैश्विक राजनीति पर महिला आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो वैश्विक महिला आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और दुनिया भर के सरकारों की नीति को बहुत गहराई से प्रभावित करने का काम किया, जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है? देखिए, पहला है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के एजेंडे में बदलाव। तो महिला आंदोलन के दबाव के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ को महिलाओं के मुद्दे पर ध्यान देना पड़ गया था। यानी ये जो महिला आंदोलन हुआ था, उसी के दबाव के कारण जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, उसको महिलाओं के मुद्दे पर ध्यान देना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और 1976 और 85 यानी 76 से 85 के समय को महिला दशक के रूप में मनाया। इससे महिला विकास पूरी दुनिया की राजनीति का एक मुख्य हिस्सा बन गया। फिर चलिए दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रभाव क्या पड़ा था? दूसरा प्रभाव है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियों का निर्माण। तो इस आंदोलन के प्रभाव से 1989 में संयुक्त राष्ट्र में एक ऐतिहासिक कानून पास किया, जिसे CEDAW यानी महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के मतभेदों का उन्मूलन पर कन्वेंशन, तो ये इसका मतलब होता है, कहा गया है। इसे महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बिल माना जाता है, जिस पर दुनिया के अधिकांश देशों ने दस्तखत भी किए हैं, यानी साइन भी किए हैं, यानी उसे पास भी किया है। ठीक है, तीसरा प्रभाव हो गया वो है दोस्तों कि वैश्विक सम्मेलनों का आयोजन। तो महिलाओं की समस्या पर चर्चा करने के लिए दुनिया के बड़े देश के 4 मुख्य वैश्विक सम्मेलन हुए। इसमें से 1995 का बीजिंग महिला सम्मेलन सबसे जरूरी माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन के बाद दुनिया भर की सरकारों ने अपने देशों में महिलाओं के बजट और कल्याण के लिए विशेष योजना वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रभाव देखेंगे, वो क्या पड़ा था दोस्तों? तो मानवाधिकार की परिभाषा का विस्तार। तो पहले अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल युद्ध, शांति और कैदियों के अधिकारों को ही मानवाधिकार माना जाता था, लेकिन वैश्विक महिला आंदोलन ने दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि महिला अधिकार भी मानवाधिकार है, ऐसा मानने पर मजबूर कर दिया था वैश्विक महिला आंदोलन ने। इसके बाद घरेलू हिंसा, बलात्कार और मानव तस्करी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध भी माना गया। चलिए पांचवा प्रभाव देखेंगे, वो क्या था? तो ये था हमारा राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। तो इस आंदोलन के कारण दुनिया भर के देशों में महिलाओं को राजनीति में आरक्षण या फिर विशेष जगह की भी मांग की गई। यानी देखे होंगे आप 33% सीट, मतलब वैसे सीट वगैरह कुछ जो है कंफर्म रहता है। आज दुनिया के कई देशों में संसद और सरकारों में महिला की संख्या सबसे ज़्यादा यानी काफ़ी बढ़ गई है, और कई देशों की कमान महिला जो है राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ही ने ही संभाला है, जैसे जापान वगैरह हो गया, और बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा वैसा है। आगे छठा जो प्रभाव है वो है दोस्तों कि सुरक्षा और युद्ध नीतियों में बदलाव। तो पारंपरिक रूप से युद्ध को पुरुष का विषय माना जाता है, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठीक है, कि युद्ध और दंगे का सबसे बुरा असर जो है वो महिलाओं और बच्चे पर पड़ता, ऐसा इस जो हमारा आंदोलन हुआ था उसके मतलब से लोगों को दिखाने का प्रयास किया, अपनी ओर नजर खींचा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव दिया, यानी जो कि प्रस्ताव 1325 पास करके शांति वार्ताओं और सुरक्षा नीतियों में महिलाओं को शामिल करना जरूरी बनाया। तो ये सभी इसका प्रभाव था। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि वैश्विक महिला आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पुराने ढेरे को पूरी तरीका से बदल दिया। इसने दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अब तक आधी आबादी यानी कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी जब तक महिलाओं का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वैश्विक शांति का और विकास जो है वो अधूरा है। आज दुनिया भर की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने लगी है, जो कि इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि वैश्विक शांति एवं निशस्त्रीकरण की दिशा में NPT और CTBT की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखेंगे, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आंसर है दोस्तों कि परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे को रोकने और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए
निशस्त्रीकरण सबसे जरूरी कदम है। निशस्त्रीकरण यानी कि बिना शस्त्र का, ठीक है। जब शक्तिशाली देशों के बीच परमाणु बम बनाने की आंधी दौड़ शुरू हुई तो इसे कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो ऐतिहासिक कानून भी बनाए गए। यानी सबके पास परमाणु बम वगैरह भी है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक कानून भी बनाए गए दोस्तों, जिसे हम एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि और सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो ये दोनों संधियां दुनिया के देशों को नए परमाणु हथियार बनाने और उसके खतरनाक परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग करने से रोककर वैश्विक शांति बनाए रखने की मुख्य भूमिका निभाती है, ये दोनों कानून दोस्तों। चलिए दोनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारा एनपीटी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एनपीटी यानी इसे बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि की भूमिका। तो एनपीटी क्या है दोस्तों? तो एनपीटी का पूरा नाम क्या हो गया? परमाणु अप्रसार संधि। इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यदि संधि 1968 में बनी और 1970 में लागू हुई थी, यानी ये जो संधि है वो 1968 में बना था लेकिन लागू हुआ था 1970 में। इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? तो दुनिया में परमाणु हथियारों के फैलाव वगैरह को यानी परमाणु हथियार वगैरह का जो फैलाव हो रहा है उसको रोकना, ये इसका उद्देश्य है, मुख्य काम है। चलिए वैश्विक शांति में इसकी क्या भूमिका है वो देखेंगे। तो नए देशों को परमाणु बम बनाने से रोकना। इस संधि ने नियम बनाया कि दुनिया के केवल 5 देश जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन के पास ही परमाणु हथियार रहेंगे। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नया देश परमाणु बम नहीं बना सकता, ऐसा इस कानून ने रूल बनाया। चलिए फिर है दूसरा कि परमाणु तकनीक का अच्छा उपयोग। तो इस संधि ने व्यवस्था दी कि अमीर देश दूसरे देशों को बिजली बनाने या फिर इलाज वगैरह जैसे अच्छे कामों के लिए परमाणु तकनीक दे सकते हैं, लेकिन बम बनाने के लिए परमाणु तकनीक नहीं दे सकते हैं। तो ये भी भूमिका रहा है। फिर है हमारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चेकिंग, जिसको IAEF बोलते हैं, ठीक है। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाई गई जो दुनिया के देशों के परमाणु बिजली घरों की जांच करती है ताकि कोई देश चोरी चिपके से बम ना बना ले। तो ये सभी भूमिका रही है एनपीटी का। चलिए एनपीटी की कमी देख लेंगे, यानी इसकी कमी क्या है। तो भारत जैसे देशों का मानना है कि एनपीटी एक पक्षपाती संधि यानी भेदभाव करने वाली संधि है। यह उन 5 देशों को तो अपने पास हजारों परमाणु बम रखने की छूट देती है, लेकिन बाकी देश जो है यानी बाकी दुनिया पर रोक लगाने का काम करती है। तो ये एक तरह का पक्षपाती हो गया, भेदभावपूर्ण संधि हो गया, ऐसा भारत जैसे बड़े देशों का मानना है। इसी भेदभाव के कारण भारत और पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए, यानी दस्तखत भी नहीं किया। फिर देखिए दूसरा अब हमारा हो जाता है सीटीबीटी, जिसको बोलते हैं दोस्तों व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि। इसकी भूमिका, तो सीटीबीटी पहले क्या है ये समझेंगे। तो सीटीबीटी का पूरा नाम है दोस्तों कि व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि। अंग्रेजी में बोला जाता है कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रेटी, ठीक है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा 1996 में लाया गया था, लागू किया गया था। इसका मकसद था दोस्तों या फिर इसका काम था, उद्देश्य था कि दुनिया में होने वाले हर तरह के परमाणु धमाके या फिर टैक्स पर पूरी तरीका से ताला लगाना। इसका देखिए वैश्विक शांति में इसकी क्या भूमिका है। तो देखिए परमाणु धमाकों पर पूरी तरीका से रोक। तो सीटीबीटी का सख्त नियम है कि कोई भी देश चाहे वह हवा में हो, जमीन के नीचे हो या फिर पानी के अंदर, कहीं भी परमाणु बम का टेस्ट या फिर धमाका नहीं कर सकता। तो ये इसका नियम है या इसका जो है रूल है दोस्तों। चलिए दूसरी भूमिका वो है क्या दोस्तों कि नई तकनीक पर लगाम। जब कोई देश परमाणु बम का टेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो वह नए और ज़्यादा खतरनाक बम भी नहीं बना सकेगा। इससे देशों के बीच हथियारों की रेस रुक जाएगी। चलिए तीसरा है कि परमाणु और पर्यावरण की रक्षा। तो परमाणु परीक्षणों यानी परमाणु ट्रेनिंग से जो खतरनाक रेडिएशन आता है, जहरीली किरणें निकलती है, वे पर्यावरण और इंसानों के लिए जानलेवा होती है। सीटीबीटी ने इन धमाकों को रोककर पृथ्वी को प्रदूषण से बचाया है। तो ये सीटीबीटी का जो है वो भूमिका रही है, भूमिका रहता है दोस्तों
अब इसकी कुछ कमी भी है, क्या है वो देख लेते हैं। तो यह संधि जो है दोस्तों वो आज पूरी दुनिया में लागू नहीं हो पाई है। इसका कारण ये है कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों ने इस पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन इसे अपने देश में पूरी तरीक़ा से पास नहीं किया है। वहीं भारत का मानना है कि यह संधि भी जो है भेदभावपूर्ण है, यानी ये भी जो है भेदभाव करती है, क्योंकि यह बड़े देशों के परमाणु हथियारों को पूरी तरीक़ा से खत्म करने का कोई भी समय सीमा तय ही नहीं करती। तो ये भी जो है एक तरह का भेदभावपूर्ण संधि है। चलिए इन संधियों पर भारत का क्या दृष्टिकोण है वो देख लेते हैं। तो भेदभाव का विरोध, तो भारत शुरू से ही पूरी दुनिया से परमाणु हथियार को खत्म करने यानी पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन रहा है, यानी पूरी तरीक़ा से शस्त्र वगैरह खत्म करने। लेकिन भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि ये संधियां जो हैं यानी ये जो नियम है संधियां जो है वो भेदभावपूर्ण है। तो ये रहा इसका दृष्टिकोण भारत का। चलिए दूसरा है सुरक्षा की मजबूती दोस्तों। तो भारत के दो पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार है। ऐसे में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत का परमाणु संपन्न होना बहुत ही जरूरी था। इसलिए भारत ने 1974-1998 में अपने परमाणु प्रशिक्षण किए, यानी परमाणु ट्रेनिंग किया मजबूरी में। ठीक है, फिर हो गया अगला कि पहले प्रयोग नहीं की नीति। ठीक है, यानी भारत ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि वह एक जिम्मेदार परमाणु देश है। भारत की नीति है कि वह किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि किसी ने भारत पर परमाणु हमला किया तो वो उसका करारा जवाब देगा। ऐसा भारत का नियम है, रूल है। ठीक है, इसका दृष्टिकोण है। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि वैश्विक शांति की राह में जो एनपीटी और सीटीबीटी है ये बहुत बड़े और जरूरी कदम है। इन संधियों के नियमों के कारण ही दुनिया में परमाणु हथियारों के फैलाव और खतरनाक ट्रेनिंग वगैरह, खतरनाक प्रशिक्षण वगैरह पर काफ़ी हद तक रोक लगी है। हालांकि इन संधियों में अमीर देशों का पक्षपात दिखाई देता है, यानी उन लोगों का सपोर्ट दिखाई देता है, यानी अमीर देशों का सपोर्ट करता है। फिर भी दुनिया को परमाणु युद्ध के विनाश से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए ये दोनों संधियां आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों कि राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, जो आपके सिलेबस में भी है और क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो देखिए आंसर है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। जब कोई आतंकवादी संगठन अपने राजनीतिक या फिर धार्मिक मकसद को पूरा करने के लिए किसी एक देश से बाहर निकलकर कई देशों में हिंसा, डर वगैरह फैलाता है, तो उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। यानी कोई भी संगठन हो जाए, वो अपना राजनीतिक मुद्दा को लेके, धार्मिक मुद्दा को लेके या फिर किसी तरीका से दूसरा मुद्दा को लेके एक देश से जाके दूसरे देश में हिंसा करता है, डर वगैरह फैलाता है, तो उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं दोस्तों। आज के दौर में इंटरनेट और आधुनिक तकनीक के कारण यह समस्या इतनी बढ़ गई है कि दुनिया का कोई भी देश अब पूरी तरीका से सुरक्षित नहीं है और सभी देश मिलकर इससे लड़ रहे हैं, यानी आतंकवाद से सभी देश लड़ रहे हैं। चलिए इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है वो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रमुख कारण दोस्तों, तो पहला हमारा राजनीतिक कारण और कमजोर शासन। तो सरकारों की अस्थिरता, दुनिया के जिन देशों में सरकारें कमजोर या फिर जहां गृह युद्ध वगैरह चल रहा है, यानी आपस में ही फूट चल रही है, लड़ाई चल रही है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सीरिया ले लीजिए, यमन ले लीजिए, लीबिया ले लीजिए, वहां आतंकवादी संगठन आसानी से अपने ठिकाने बना लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए सरकार कमजोर है या फिर आपस में ही गृह युद्ध हो रहा है, तो उसी का फायदा उठाकर आतंकवादी संगठन वहां आसानी से अपना ठिकाना बना लेते हैं। फिर दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों, यानी इसी में पहला का ही देखिए, इसमें क्या कारण है वो है चुनिंदा देशों द्वारा समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ देश अपने पड़ोसी देशों को कमजोर करने के लिए आतंकवादी संगठनों को चुपके से पैसा, हथियार और ट्रेनिंग देते हैं। इसे आतंकवाद का सरकारी समर्थन कहा जाता है। यानी कोई ऐसा भी देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपने से पड़ोसी देश को बर्बाद करने के लिए, जलन के लिए या फिर जो भी हो उसके लिए वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा वो है हमारा धार्मिक कट्टरपंथ और वैचारिक कारण। तो धर्म का गलत इस्तेमाल, यानी धर्म का बात को लेके बहुत कोई धर्म का गलत इस्तेमाल करके, तो कुछ कट्टरपंथी संगठन
आम लोगों को गुमराह करने और अपने साथ जोड़ने के लिए धर्म की गलत व्याख्या करते हैं, यानी धर्म का पाठ पढ़ाते हैं ताकि उनका आतंकवाद जो है और भी बढ़े, लोग वहां जुड़े। ठीक है, वे युवाओं के दिमाग में नफरत भरकर उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार करने का काम करते हैं। देखिए, पश्चिमी देशों का विरोध, तो कई आतंकवादी संगठन अमेरिका और यूरोपीय देशों की जीवन शैली और उनकी नीतियों को अपनी संस्कृति के खिलाफ मानते हैं और इसी आधार पर वैश्विक स्तर पर हिंसा वगैरह भी फैलाने का काम करते हैं। तीसरा कारण है वो हमारा दोस्तों आर्थिक कारण, यानी गरीबी और बेरोजगारी। ये हमारा हो गया मजबूरी का फायदा। दुनिया के गरीब और पिछड़े देशों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और भूखमरी है। आतंकवादी संगठन इन गरीब इलाकों के युवाओं को पैसे का लालच देकर आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है, अपने संगठन में फंसा लेता है और उसी के माध्यम से जो है वो आतंकवाद करता है। ठीक है, देखिए, आर्थिक असमानता, जब समाज के किसी एक वर्ग या फिर क्षेत्र को लगता है कि देश के विकास में उसे पूरी तरीका से छोड़ दिया गया है, तो वहां के लोगों में व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा पैदा हो जाती है या फिर होता है, जिसका फायदा आतंकवाद उठा लेते हैं। यानी यहीं आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर कुछ वैसा होता है तो उसी का फायदा आतंकवाद उठा लेते हैं। देश में गृह युद्ध वगैरह या फिर वहां कुछ वैसा छिड़ जाता है तो उसी का फायदा आतंकवाद उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा हो गया हमारा कि आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का प्रभाव। तो देखिए, आसान नेटवर्क, इंटरनेट, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप ने आतंकवादियों के काम को बहुत ही आसान बना दिया, जिसके जरिए वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे युवा को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। यानी किसी भी कोना में अगर बैठे हैं फिर भी वीडियो कॉल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए युवाओं वगैरह का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, उन्हें अपने आप में मिला सकते हैं, संगठन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, फंडिंग का नया तरीका है। तो आज के समय में आतंकवादी संगठन अवैध हथियारों की खरीद और अपने नेटवर्क को चलाने के लिए डार्क वेब वगैरह और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ट्रैक करना सरकारों के लिए भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। चलिए, पांचवा हमारा हो गया दोस्तों, वो है कि इतिहास और अधूरी राजनीतिक मांगे। तो जमीन और आज़ादी का विवाद, कुछ क्षेत्रों में दशकों पुराने ऐतिहासिक विवाद आज भी बने हुए हैं। जब लोगों को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संस्था वगैरह उनकी राजनीतिक मांगों को पूरा करने में नाकाम रही है, तो उग्रवादी गुट अपनी बात मनवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का रास्ता चुन लेते हैं ताकि सरकारें उनकी बात मान ले। ठीक है, देखिए, ये सब जो है हमारा आतंकवाद का था दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसके बदलते रूप के बारे में, यानी आतंकवाद का रूप बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। तो साइबर आतंकवाद, तो आज के समय में आतंकवादी केवल बम बंदूक से हमला नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए किसी देश की सरकारी डाटा, बैंक सिस्टम या फिर बिजली ग्रिड वगैरह को हैक करके भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बदलता हुआ है। फिर हो गया लोन वॉल्फ हमले। ये लोन वॉल्फ हमले, इसमें कोई बड़ा संगठन सीधे हमला नहीं करता, बल्कि इंटरनेट से प्रभावित होकर कोई अकेला व्यक्ति ही अचानक किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर चाकू, गाड़ी या फिर बंदूक से हमला कर देता है, जिसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा हो गया दोस्तों बायो आतंकवाद, यानी इसके तहत आतंकवादी संगठन दुनिया में तबाही मचाने के लिए खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया या फिर जहरीली गैस वगैरह यानी जैविक हथियारों वगैरह का इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। तो ये आज के युग में जो बदलता हुआ आतंकवाद है दोस्तों, वो था। चलिए अब इसे रोकने के लिए कुछ वैश्विक प्रयास किए गए, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन की भूमिका क्या रही है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के खिलाफ कई प्रस्ताव पास किए हैं और दुनिया भर के देशों को निर्देश दिया है कि वे आतंकवादियों को अपने देश में शरण न दें, ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। फिर देखिए दूसरा हो गया FATF की कार्रवाई, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की संस्था उन देशों पर आर्थिक पाबंदी लगाती है दोस्तों जो आतंकवादियों को पैसा देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान को लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि पाकिस्तान भी जो है आतंकवादियों को पैसा फंडिंग दे रहा था, इसलिए इसे भी जो है वो काफ़ी दिन तक ग्रे लिस्ट में रखा गया था। चलिए तीसरा हो गया। तीसरा क्या है? वो है सुरक्षा एजेंसियों का तालमेल दोस्तों। तो दुनिया भर के देश जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका, यूरोपीय देश वगैरह
अब आतंकवाद को रोकने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यानी अगर मान लीजिए भारत में कुछ होने वाला है तो अमेरिका को पता है तो वहाँ की एजेंसी जो है भारत को बताएगा, अगर वहाँ कुछ होने वाला है तो भारत का एजेंसी वहाँ बताएगा। तो एक दूसरे के साथ जो है साझा करते हैं जानकारी को, ताकि आतंकवाद से लड़ा जा सके, उसे रोका जा सके। चलिए अब थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किसी एक देश का नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे दुनिया की समस्या है। यह मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है जो कट्टरपंथी, गरीबी और आधुनिक तकनीक के गलत इस्तेमाल के कारण लगातार बढ़ रहा है। जब तक दुनिया के सभी देश आप अपने आपसी मतभेदों को भूलकर एक साथ मिलकर इसकी फंडिंग और ठिकाने को खत्म नहीं करेंगे, तब तक वैश्विक शांति और सुरक्षा का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में था। आपको ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आपको ये कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा कि मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र का वर्णन कीजिए दोस्तों। तो आंसर समझेंगे तो देखिए आंसर है कि मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूडीएचआर, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इतिहास का एक ऐसा महान दस्तावेज है तो दुनिया के हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के सम्मान से जीना यानी रिस्पेक्ट से जीने का अधिकार देता है। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध में हुए भयानक विनाश और अत्याचारों को देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 10 दिसंबर 1948 को इस घोषणा पत्र को अपनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि दुनिया को यह बताना कि इंसान होने के नाते हमारे पास कुछ बुनियादी अधिकार जन्म से ही मौजूद है और दुनिया की किसी भी सरकार को उसे छीनने का हक नहीं है। तो ये हमारा हो गया ये हमारा जो है मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। ठीक है, ये लागू किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। चलिए इसके बारे में और भी देखते हैं, इसकी स्थापना और पृष्ठभूमि के बारे में दोस्तों। तो दूसरे विश्व युद्ध का असर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की नाजी शासन और अन्य देशों में करोड़ों निर्दोष लोगों की बेरहमी से इन लोगों को मारा गया और उनके अधिकारों को पैरों तले कुचला गया। इस भयानक विनाश को देखने के बाद दुनिया के देशों ने महसूस किया कि वैश्विक शांति के लिए मानवाधिकारों की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए देखिए इसकी घोषणा की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस घोषणा पत्र को स्वीकार किया। कब किया? तो 10 दिसंबर 1948 को। कहां? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों। मानवाधिकार दिवस तो इसी दिन यानी इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसकी बनावट देखा जाए तो इस घोषणा पत्र को बनाने में एलेनोर रूजवेल्ट यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी ने मुख्य भूमिका निभाई। इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं यानी 30 आर्टिकल हैं, जिसमें अलग अलग अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। चलिए उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो घोषणा पत्र के प्रमुख अधिकार दोस्तों, पहला हो गया हमारा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जिसमें पहला है कि समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। तो दुनिया के सभी इंसान जन्म से ही स्वतंत्र और सभी का सम्मान व अधिकार बराबर है। फिर देखिए इसमें दूसरा हो गया दोस्तों कि जीवन और सुरक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को जिंदा रहने, आज़ादी से जीने और अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। तीसरा हो गया गुलामी से मुक्ति दोस्तों। तो किसी भी इंसान को गुलाम बनकर नहीं रखा जा सकता है। गुलामी और इंसानों की खरीद बिक्री पर पूरी तरीका से रोक। अब चौथा जो है वो है दोस्तों कानून के सामने समानता। तो कानून की नज़र में सब बराबर है, बिना किसी भेदभाव के सबको कानून की तरफ से बराबर सुरक्षा मिलने का अधिकार है। चलिए पांचवा हमारा है कि मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा। तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण या फिर कोई ठोस सबूत के अचानक गिरफ्तार करना, नज़रबंद करना या फिर देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। छठा हो गया कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो हर इंसान को अपनी मर्जी से सोचने, किसी भी धर्म को मानने और अपने विचारों को खुलकर बोलने और लिखने का आज़ादी है। तो ये सभी हमारा था। चलिए दूसरा है वो है दोस्तों आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। इसमें पहला हो गया हम लोग का कि काम करने का अधिकार। तो हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से नौकरी या फिर काम चुनने का, सुरक्षा माहौल में काम करने और
पुरुषों और महिलाओं को बराबर काम के लिए बराबर वेतन पाने का भी अधिकार है। दूसरा हो गया शिक्षा का अधिकार दोस्तों। तो शिक्षा पाना हर इंसान की बुनियादी अधिकार है। शुरुआती और प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए मुफ्त और जरूरी होना चाहिए। तीसरा है कि उचित जीवन स्तर का अधिकार। तो हर इंसान को अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान, इलाज वगैरह की सुविधा पाने का अधिकार है। चलिए चौथा अधिकार देखेंगे, वो है सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। तो हर व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन, कला और विज्ञान के विकास में खुलकर हिस्सा लेने और उसका आनंद उठाने का अधिकार है। तो ये सभी जो है वैश्विक यानी ये हमारा जो है प्रमुख अधिकार दिया गया मानवाधिकारों के द्वारा दोस्तों। चलिए अब इसका प्रभाव देखेंगे, यानी वैश्विक राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है या फिर इसका क्या महत्व है वो देख लेंगे। पहला है इसमें कि कानूनों का आधार। तो यूडीएचआर जो है दोस्तों वो दुनिया भर के देशों के संविधान को प्रभावित करता है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर भी इसी घोषणा पत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। दूसरा हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का निर्माण। तो इसी घोषणा पत्र के आधार पर बाद में संयुक्त राष्ट्र ने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियां बनाई जिन्होंने सरकार को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मजबूर भी किया। चलिए तीसरा प्रभाव देखेंगे, वो है दोस्तों कि वैश्विक नागरिक समाज को मजबूती। तो आज दुनिया भर के गैर सरकारी संगठन इसी घोषणा पत्र का हवाला देकर सरकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं इसके बारे में। निष्कर्ष हमारा लिखा है कि मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र मानवता की रक्षा करने वाला बहुत ही बड़ा जरिया है दोस्तों। इसने दुनिया भर के सरकारों को यह सिखाया है कि नागरिकों की बुनियादी अधिकार सबसे ऊपर है। हालांकि आज भी कई देशों में इसका उल्लंघन होता है, फिर भी यह घोषणा पत्र पूरी दुनिया में शोषित और पीड़ित लोगों के लिए न्याय की उम्मीद और हक की लड़ाई का सबसे बड़ा आधार माना जाता है, जो कि हमारा मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है दोस्तों कि मानव अधिकारों के उल्लंघन और हनन के कारणों एवं समाधानों या फिर उपायों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर को समझेंगे। आंसर है मानवाधिकारों का मतलब है दोस्तों कि हर इंसान को समान आजादी और समानता से जीने का अधिकार मिलना। लेकिन आज दुनिया भर में लगभग सभी देशों में गरीबी, तानाशाही, युद्ध और भेदभाव के कारण आम लोगों के इन बुनियादी अधिकारों को छीना और कुचला जाता है, जिसे मानवाधिकारों का उल्लंघन कहते हैं। यह समस्या आज पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र, न्याय और शांति के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि मानवाधिकारों का जो उल्लंघन है उससे रोका जा सके, उससे बचा जा सके। चलिए कौन कौन सा कारण है मानवाधिकारों के उल्लंघन का या फिर हनन का दोस्तों। तो देखिए मानवाधिकारों के हनन के पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण जिम्मेदार हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला हो गया हमारा राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध और गृह युद्ध दोस्तों। तो देखिए युद्ध का प्रभाव क्या होता है। तो दुनिया के जिन क्षेत्रों में युद्ध या फिर गृह युद्ध चल रहा होता है, जैसे कि सीरिया ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए या फिर यमन वगैरह, वहां सबसे पहले मानवाधिकारों का हनन होता है। फिर दूसरा हो गया कि कमजोर कानून व्यवस्था। तो युद्ध के समय निर्दोष नागरिकों की जान जाती है, लाखों लोग शरणार्थी बन जाते हैं और महिला और बच्चों को भयानक शोषण का सामना भी करना पड़ता है, महिलाओं को। ठीक है, तो ये हमारा राजनीतिक अस्थिरता के कारण होती है। दूसरा हो गया तानाशाही और दमनकारी सरकारों के कारण। तो शक्तियों का गलत उपयोग। कई सरकारों में सरकारें अपनी सत्ता बचाने के लिए आम नागरिकों की आवाज को दबा देती है। आज़ादी पर भी रोक। तो नागरिकों को सरकार के खिलाफ बोलने, लिखने या फिर शांतिपूर्वक आंदोलन करने की आज़ादी नहीं होती। विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को बिना किसी ठोस कारण के जेल में भी डाल दिया जाता है। चलिए तीसरा हमारा हो गया गरीबी, भूखमरी और आर्थिक असमानता दोस्तों। तो देखिए बुनियादी जरूरतों का अभाव। तो गरीबी और भूखमरी अपने आप में मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। शोषण की मजबूरी। जब लोगों के पास भोजन, साफ पानी, मकान और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं होती तो उनका शोषण करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब उनके पास कुछ नहीं है तो आप जो है
500 की जगह यानी 100 रुपया भी दीजिएगा फिर भी उनको काम करना पड़ता है, यानी एग्जाम्पल बता रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए गरीब बच्चों को बाल श्रम यानी बाल मजदूरी, महिलाओं को मानव तस्करी वगैरह का शिकार होना पड़ जाता है, यानी शोषण होना पड़ जाता है। चलिए चौथा देखेंगे, वो है हमारा दोस्तों सामाजिक भेदभाव और रूढ़िवादिता। तो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव। दुनिया भर में समाजों में जाति, नस्ल, धर्म और लिंग के आधार पर गहरा भेदभाव मौजूद है दुनिया भर में दोस्तों। कमजोर वर्गों पर अत्याचार। आज भी महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों को समाज में बराबर का हक नहीं मिलता और उन्हें अक्सर हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारा पांचवा है कि पुलिस और प्रशासनिक भ्रष्टाचार। कई बार जो है पुलिस और प्रशासनिक भ्रष्टाचार कारण भी जो है ये हनन होता है, ठीक है, मानवाधिकार का। तो देखिए लिखा है कि कानून रचकों द्वारा कानून तोड़ना। कई बार पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है। हिरासत में हिंसा, जेलों में बंद कैदियों के साथ मारपीट, बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रखना और फर्जी एनकाउंटर जैसी घटनाएं मानवाधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण बनती है दोस्तों। तो ये सभी कारण है, मुख्य कारण है मानवाधिकार के हनन का। चलिए अब इसकी रक्षा के लिए क्या क्या समाधान उपाय करना चाहिए वो देखेंगे। तो इस वैश्विक समस्या को पूरी तरीका से खत्म करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाना जाना बहुत जरूरी है। क्या क्या? तो देखिए पहला हो गया कि कानूनों का कड़ाई से पालन और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो निष्पक्ष अदालतें, देश की अदालत जैसे कि न्यायपालिका को पूरी तरीका से स्वतंत्र और मजबूत होना चाहिए ताकि वे बिना किसी सरकारी दबाव के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा दे सके, यानी निष्पक्ष अदालत होनी चाहिए पूरी तरीका से, ठीक है। फिर देखिए दोषियों को सजा, तो चाहे पुलिस हो, सेना हो या फिर कोई भी बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कानून तोड़ने पर सबको बराबर की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से रोका जा सकता है। चलिए फिर दूसरा हो गया मानवाधिकार आयोगों को अधिक शक्ति देना, मजबूत संस्था दोस्तों। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों को केवल जांच करने का नहीं बल्कि सीधे दोषियों पर कार्रवाई करने का और सजा देने का भी कानूनी अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे जो भी मानवाधिकार का उल्लंघन करेगा उसे तुरंत वो सजा दे सके। चलिए तीसरा हो गया शिक्षा और जागरूकता का प्रसार दोस्तों। तो अधिकारों की जानकारी, जब तक नागरिकों को खुद अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी तब तक वे शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों की शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तभी लोग पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे कि। चलिए चौथा हो गया हमारा गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता। तो आर्थिक मजबूती दोस्तों, तो सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो। ये तो वैसे खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हर नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की समान अवसर मिलने चाहिए ताकि कोई भी मजबूरी में शोषण का शिकार ना हो सके। पांचवा हमारा हो गया एनजीओ वगैरह और मीडिया को बढ़ावा, यानी गैर सरकारी संगठनों और मीडिया को बढ़ावा सच्चाई सामने लाने के लिए दोस्तों। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वतंत्र मीडिया को बिना किसी डर के काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये संस्थाएं सरकारों के अत्याचारों को दुनिया के सामने लाकर उन पर वैश्विक दबाव भी बनाती है, ठीक है। तो ये सभी जो है तरीका है जिसके माध्यम से मानवाधिकार उल्लंघन या फिर हनन को रोका जा सकता है। चलिए थोड़ा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमारा लिखा है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है जिसे केवल कड़े कानून से नहीं बल्कि समाज के सोच बदलकर ही समाज के अंदर सोच बदल के ही खत्म किया जा सकता है दोस्तों। इसके समाधान के लिए सरकारों की साफ नीयत, स्वतंत्र अदालत और नागरिकों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी तो ये इसका समाधान हो पाएगा। अब पता चले कि सरकारों का नीयत ही साफ नहीं है, स्वतंत्र अदालत नहीं है, नागरिक वगैरह जागरूक ही नहीं है, तो ये सही नहीं हो पाएगा। जब तक दुनिया से गरीबी, भेदभाव और तानाशाही खत्म नहीं होगी तब तक हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार मिलना अधूरा ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि वैश्विक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में विश्व बैंक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए समझेंगे आंसर हम लोग।
तो वैश्विक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था का मतलब हुआ दोस्तों उस अंतरराष्ट्रीय सिस्टम से है जिसके तहत पूरी दुनिया का व्यापार, पैसा और देशों का संबंध चलता है, वही हमारा वैश्विक राष्ट्रीय राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हो गया। इस व्यवस्था को बनाने और चलाने में विश्व बैंक की भूमिका सबसे बड़ी रही है। विश्व बैंक केवल गरीब देशों को कर्जा नहीं देता, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली ताकत बन चुका है जो दुनिया भर के देशों की आर्थिक और सरकारी नीतियों को भी तय करता है और पूरी वैश्विक व्यवस्था यानी पूरी दुनिया की व्यवस्था को अपनी शर्तों पर चलाने का काम करता है। ये हमारा विश्व बैंक दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि वैश्विक राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में विश्व बैंक की भूमिका। तो देखिए विश्व बैंक ने पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार प्रभावित और निर्धारित किया है जो कि निम्नलिखित है। किस प्रकार? तो देखिए पहला हो गया पूरी दुनिया में पूंजीवाद को बढ़ावा देना। तो विश्व व्यापार ने यानी विश्व बैंक ने अमीर पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका वगैरह के कहने पर पूरी दुनिया में पूंजीवादी और मुफ्त बाजार वाली व्यवस्था को फैलाया है। यह विकासशील और गरीब देशों पर इस बात का दबाव बनाता है कि वे अपने देश के दरवाजे विदेशी कंपनी और निवेशकों के लिए पूरी तरीका से खोल दें, जिसे उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण कहा जाता है दोस्तों। फिर चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि लोन देने के बदले कड़े नियम और शर्त वगैरह थोपना यानी एसएपी थोपना यानी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वगैरह इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जब भी कोई गरीब देश आर्थिक संकट में फंसकर विश्व बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक सीधे पैसा नहीं देता, बल्कि वह लोन के बदले एक कड़ा प्रोग्राम थोपता है जिसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम कहते हैं। इस शर्तों के कारण गरीब देशों को अपने सरकारी उद्योगों को प्राइवेट करना पड़ता है और विदेशी निवेशों को मंजूरी देनी पड़ती है। इस प्रकार विश्व बैंक किसी भी बैंक यानी किसी भी देश की घरेलू नीति को सीधे बदल देता है। चलिए तीसरा प्रभाव देखेंगे, वो क्या है? तीसरा है कि कल्याणकारी राज्य की धारणा को कमजोर करना। विश्व बैंक का मानना है दोस्तों कि सरकारों को व्यापार और बाजार में दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए यह लोन देने के बदले सरकारों से कहता है कि वे आम जनता को मिलने वाली जो सब्सिडी है उन सभी को बंद कर दे या फिर कम कर दे, जिसके कारण सरकारों का ध्यान जनता की भलाई जैसे कि मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह से हटकर केवल बाजार और विदेशी कंपनियों को सुरक्षित करने पर टिक जाएगा, ऐसा विश्व बैंक मानता है। चलिए चौथा देखेंगे। चौथा हमारा कि अमीर देशों का राजनीतिक नियंत्रण और दबदबा दोस्तों। तो सामान्य तौर पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में एक देश एक वोट का नियम होता है यानी वन नेशन वन वोट, लेकिन विश्व बैंक में ऐसा नहीं है। यहाँ जिस देश का जितना ज़्यादा पैसा लगा है उसकी वोटिंग पावर उतना ही अधिक होती है। अकेले अमेरिका के पास लगभग 16% वोटिंग पावर है, जिससे वह किसी भी बड़े फैसले को अकेले रोक सकता है। साथ ही एक अलिखित नियम के तहत विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा अमेरिका का नागरिक ही बनता है। इससे साफ पता चलता है कि जो हमारा विश्व बैंक हो गया वो पूरी तरीका से पश्चिमी ताकतों के राजनीतिक कंट्रोल में ही काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। हमारा पांचवा प्रभाव क्या पड़ता है? तो देशों की संप्रभुता को चुनौती देना। तो पारंपरिक रूप से माना जाता है कि कोई भी देश अपने कानून बनाने के लिए पूरी तरीका से आज़ाद है, लेकिन विश्व बैंक के बढ़ते प्रभाव के कारण गरीब और विकासशील देशों की यह आज़ादी कमजोर हुई है। अब इन देशों की सरकारें अपनी जनता या फिर अपनी संसद से ज़्यादा विश्व बैंक की अधिकारियों और उनकी शर्तों के सामने झुकने पर मजबूर हो जाती है। चलिए छठा प्रभाव देखेंगे। छठा क्या है? तो वैश्विक विकास का एजेंडा तय करना। विश्व बैंक यह तय करता है दोस्तों कि पूरी दुनिया में विकास का असली मतलब क्या है। पहले इसका ध्यान केवल बड़ी सड़क, बांध और बिजली घर बनाने पर था, वहीं आज जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा और सुशासन को विकास का मुख्य जरिया मानता है। पूरी दुनिया की सरकार वगैरह जो है वो लोन पाने के लिए इसी के बताए हुए रास्ते पर चलती है, तभी लोन मिलता है और जरूरी पर चलना पड़ता है। चलिए सातवां हो गया हमारा कि नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना। तो मार्क्सवादी विचारकों का कहना है कि पहले गोरे लोग बंदूक के दम पर देशों को गुलाम बनाते थे, जो कि उपनिवेशवाद था। आज वे जो है विश्व बैंक और कर्ज के जाल के जरिए गरीब देशों की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। इसे ही
नव उपनिवेशवाद कहा जाता है, जिसके कारण अमीर देश और अमीर होते जा रहा है और गरीब देश जो है वो कर्ज के दलदल में फंसते जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी प्रभाव है। चलिए 8वां प्रभाव देखेंगे। 8वां हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलकर नीतियों का निर्धारण। तो विश्व बैंक अकेले काम नहीं करता, बल्कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर एक मजबूत गांठ जोट बनाता है, जिसे ब्रिटेन वुड का जुड़वा बहने कहा जाता है। जब कोई विकासशील देश कर्ज के संकट में डूबता है तो ये दोनों संस्थाएं मिलकर उस देश की पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है और देश को अपनी कंडीशंस पर चलाने का काम करती है। चलिए 9वां देखेंगे। 9वां प्रभाव क्या है, वो है दोस्तों हमारा कि विश्व बैंक यानी देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रास्ते खोलना। यानी विश्व बैंक जिन आर्थिक नीतियों और शर्तों को गरीब देशों पर लागू करवाता है उनका सीधा फायदा अमेरिका और यूरोप की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे गूगल, अमेजॉन और बड़ी दवाई कंपनी को मिलता है दोस्तों। जब गरीब देशों के बाजार खुलते हैं तो ये बाहरी कंपनियां वहां आकर मुनाफा कमाती है और स्थानीय छोटे उद्योग वगैरह बंद हो जाते हैं। 10वां देखिए। 10वां क्या हमारा पर्यावरणीय राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए लिखा कि अतीत में विश्व बैंक ने विकासशील देशों में बड़े बांध और कोयला बिजली घरों के लिए भारी लोन दिया है, जिससे जंगलों को काटा गया और लाखों आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा, यानी एक जगह अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। लेकिन आज वैश्विक दबाव के कारण विश्व बैंक जो है वो हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है और विकासशील देशों को पर्यावरण से जुड़े कड़े कानून बनाने पर भी मजबूर कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि विश्व बैंक वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये सभी जो है हमारा प्रभावित कर रहा है वो था दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है कि विश्व बैंक पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को चलाने वाला एक बहुत बड़ा केंद्र है। यह सिर्फ पैसा ही नहीं बांटता, बल्कि दुनिया भर के देशों के सरकारी और आर्थिक ढांचों को अपनी मर्जी से एक नया आकार देने का भी काम करता है। हालांकि गरीब देशों की घरेलू नीतियों में दखल देने और अमीर देशों का फायदा कराने का कारण इसकी आलोचना भी होती है, इसकी कमियां, इसकी चर्चाएं भी होती है, आलोचना भी होती है। फिर भी आज की पूरी दुनिया का व्यवस्था इसी के बनाए नियमों के हिसाब से काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आपका 9 प्रश्न है दोस्तों। 9 प्रश्न हमने माइनर पॉलिटिकल साइंस के लिए लिया और ये 9 प्रश्न कर लेते हैं, आपके लिए काफ़ी है। यही वीडियो था, हेल्पफुल लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।